नमस्कार, वेलकम टू हेल्थ शो। जब भी हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो उनके बारे में सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली बात लगती है उनकी मुस्कान। जी हाँ, और एक पूर्ण मुस्कान के लिए आवश्यक है स्वस्थ, सुंदर, चमकते हुए दांत। जी हाँ, आपने सही समझा। आज हम बात करेंगे दांतों के बारे में। स्वस्थ दांत न केवल हमारी सुंदरता के लिए इम्पोर्टेंट हैं, बल्कि हमारे पूरे हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर महेश वर्मा और डॉक्टर नीरज शर्मा जी को। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर महेश वर्मा जी, प्लीज़ हमें ये बताइए कि दांत सड़ कैसे जाते हैं? देखिए, दांत सड़ना एक अक्सर आपने देखा होगा कि दांत काले हो जाते हैं। उसे हम दंत क्षय भी कहते हैं या डेंटल केरीज कहते हैं या कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं कैविटी हो जाना। जी। देखिए, जो दांत है, दांत की जो सतह है, दांत का जो सबसे ऊपरी आवरण, जो ऊपर की सरफेस है, वो इनेमल उसे हम कहते हैं। और इनेमल जो है वो उसमें दो प्रकार के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो हैं उसके तत्व होते हैं। और हमारे माउथ में मिलियंस और बिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज हमेशा रहते हैं। चाहे हम ब्रश करें, कुल्ला करें, कुछ भी करें, तो वहीं रहते हैं। तो ये जो बैक्टीरियाज हैं, ये जब भी हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं या किसी सफाई के अभाव की वजह से ये जो बैक्टीरियाज हैं ये तेजाब बनाते हैं। और वो तेजाब से धीरे धीरे वो जो है ऊपर की सतह जो है वो गलने लगती है और कैविटी हो जाती है या कीड़ा लग जाता है। तो इसमें सही मायने में कोई वहाँ कीड़ा नहीं होता। कई बार आपने देखा होगा कि ये बड़ी भ्रम की बात है कि देहात में या कुछ एरियाज में कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं जी आपके दांत में कीड़ा लगा है, हम उसको कीड़ा निकाल देते हैं और आपको इससे राहत मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। दांत में कीड़ा लगना एक मात्र सड़न जो है दांत में हो जाना है, उससे जो दांत धीरे धीरे गलना शुरू होता है और बाद में वो एक ही बड़ी भयंकर और एक बहुत ही जो है बहुत बड़ी जो सिचुएशन या प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकता है। तो इसका मेनली जो कारण है वो यही है कि मीठी और मांडदार चीज़ें खाना और सफाई का अभाव रहना और मीठी चीज़ें खाने के बाद कुल्ला नहीं करना, ये सब जो चीज़ें हैं इससे दंत क्षय होने का काफ़ी जो है वो इसके चांसेस होता है। जी। डॉक्टर शर्मा, प्लीज़ ये बताइए कि किस किस तरह की बीमारियां या प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं दांतों में? दांतों में जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि कीड़ा लगना, बेसिकली ये सड़न होती है। सबसे बड़ी जो बीमारी है वो एक कैविटी बनना होता है। अगर कैविटी का ना ध्यान रखा जाए या जो रोगी है वो डॉक्टर के पास नहीं जाए तो ये कैविटी बढ़ जाती है, जो ध्यान नहीं देने पे रूट्स तक पहुंच जाती है। तो जब ये प्रॉब्लम आती है तो पेशेंट ज़्यादातर उसको ये प्रॉब्लम आती है कि उसको ठंडा या गर्म लगना शुरू हो जाता है। ठंडा या गर्म लगने के बाद पेन शुरू हो सकता है। ये सिम्टम्स हैं। ये सिम्टम्स आते हैं सारे। जब ये सिम्टम्स आएँ और पेशेंट अगर डेंटिस्ट के पास जाता है तो ज़्यादातर हमारा पहला यही डायग्नोसिस यही रहता है कि हम एक एक्सरे कर लें और एक्सरे में जो कैविटी कितनी बड़ी है उसका हम देख के उसका उपचार करें, कर लें कि कितनी बड़ी है। जी। और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे पता चले व्यक्ति को कि मुझे कोई सीरियस प्रॉब्लम हो गई है दांतों में? देखिए, सबसे पहले तो व्यक्ति को जब भी ब्रश करता है तो कई बार शीशे में खुद देख लेना चाहिए कि कोई कैविटी बंद तो नहीं रही है। खाना फंसना, दांतों के जॉइंट्स में कई बार खाना फंसता है तो कई बार पेशेंट इग्नोर कर देता है उस चीज़ को। जब खाना फंसता है तो वो ज़्यादातर इस कंडीशन में कैविटी बन रही होती है और अगर उसको इग्नोर किया जाए तो यही चीज़ें हैं जो बढ़ जाती हैं आगे जाके। तो इसके क्या क्या इलाज हैं, किस तरह से इससे निपटा जाए, जूझा जाए? देखिए राधिका जी,
जो हमारी बॉडी में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो बॉडी एक सिग्नल देती है, एक सिम्टम देती है कि जैसे अगर किसी को दंत क्षय हुआ है या कीड़ा लगा है तो उससे ठंडा पानी, गर्म पानी ये लग सकती है। और खाना, जैसे बताया डॉक्टर साहब ने कि खाना फंसने की शिकायत हो सकती है। तो ये बहुत सारे इनिशियल सिम्टम्स हैं और धीरे धीरे अगर हम इसे इग्नोर करें तो एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि जिसमें बहुत ही जबरदस्त पेन होता है और इतना पेन होता है कि आदमी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे हम अक्यूट पल्पाइटिस करके एक कंडीशन होती है, वो उसे हम कहते हैं। तो ऐसी अवस्था में दो ही इलाज हैं जिससे जो पेशेंट को राहत मिल सकती है। एक तो ये है कि हम उसको दांत को निकाल दें और दूसरा है उस दांत का हम कोई इलाज करें और दांत को बचा के रखें और जो उसकी प्रॉब्लम है उससे भी पेशेंट को छुटकारा मिले। तो अक्सर आज के युग में जब तकनीकी विकास इतना हो चुका है, हम किसी भी दांत को निकालने को एक हम इलाज नहीं कहते। दांत को बचाना इलाज है, दांत को निकालना इलाज नहीं है। किस तरह सेव करें उसको जी। और दांत भी हमारे बॉडी का एक अहम हिस्सा है और उसको अगर हम निकाल देंगे तो बाकी और के दांतों में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं दांत निकालने से। तो हमारी यही चेष्टा रहती है और आजकल मरीज भी यही चाहते हैं कि जो दांत है वो बना रहे और बचा लें उसको। तो ऐसी अवस्था में एक ही हमारे पास इलाज है जिसे हम रूट कनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। देखिए, जो दांत है उसके जो बाहरी हिस्सा है वो लिविंग है और दांत के अंदर भी नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ये रूट कनाल ट्रीटमेंट से क्या करते हैं कि जो दांत के अंदर जो नसें हैं उनको निकाल दिया जाता है और दांत को बिल्कुल निकालने के बाद उसको भली भांति उसको साफ करते हैं, उसको डिसइंफेक्ट करते हैं या स्टेरिलाइज करते हैं पूरा। हम यानी उसमें से सब जो बैक्टीरियाज या जो ऐसी जो डिकेड जो पार्ट हैं वो निकाल के उसको साफ करके उसको एक बड़े इनर्ट मटेरियल से भर देते हैं, तो दांत बचा भी रहता है। दांत का बाहरी हिस्सा जैसे मैं आपको बताया लिविंग है, तो दांत वैसे का वैसा ही रहेगा और दांत में दर्द भी नहीं होगा। इसे ही हम रूट कनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। तो रूट कनाल ट्रीटमेंट एकमात्र ऐसा उपाय है जो अक्सर हम करते हैं दांत बचाने के लिए। उससे हम ये जो अगर शुरू की अवस्था में डेंटल डिके है तो हम फिलिंग ही कर सकते हैं ना, पर अक्सर क्या होता है कि वो बढ़ जाती है और दांत बहुत खोखला हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में और बहुत ज़बरदस्त पेन होती है क्योंकि अक्सर शुरू की अवस्था में पेशेंट इसे नेग्लेक्ट करता है और जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है तभी वो डॉक्टर के पास जाता है और ऐसी अवस्था में अक्सर जो है रूट कनाल का इलाज करना पड़ता है। जी। डॉक्टर शर्मा प्लीज़ ये बताइए कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि वरना फिलिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप, अगर कम ही है कैविटी तो फिलिंग करके हम उसे भर सकते हैं। तो ये फिल किस चीज़ से किया जाता है? देखिए, फिलिंग्स दो टाइप्स की आजकल जो हम करते हैं ज़्यादातर। नॉर्मल कन्वेंशनल तो हम शुरू से सिल्वर फिलिंग करते आए हैं, अमालगम फिलिंग जिसको कहते हैं। वो एक शुरू से प्रोसीजर चलता आया है कि थोड़ी सी अगर कैविटी है तो हम उसको साफ़ करके अंदर फिलिंग कर दी जाती है। जी। दूसरी एक आजकल जो फिलिंग्स आ गई हैं जो कि पेशेंट्स भी काफ़ी उसको प्रमोट कर रहे हैं और हम भी प्रमोट करते हैं, वो है लाइट क्योर फिलिंग्स, जो कि कॉस्मेटिक फिलिंग्स होती हैं जी। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि क्योंकि सिल्वर कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा अगर पेशेंट मुंह खोले तो ब्लैक दिखने लग जाती है। कॉस्मेटिक फिलिंग्स या लाइट क्योर फिलिंग्स दांतों के रंग जैसी फिलिंग्स होती हैं जी। तो ये दो फिलिंग्स रहती हैं जिसके कारण वो दांत को जो छोटी कैविटीज़ होती हैं उनको बचाया जा सकता है। यदि अब कैविटी बढ़ गई है, फिलिंग से काम नहीं हो सकता है, आपने बताया कि रूट कनाल करना ही पड़ेगा, तो इसका एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या है, क्या इन्वॉल्व होता है इसमें? देखिए, ऐसा होता है कि सबसे पहले मरीज का एक्सरे लिया जाता है और ये आंका जाता है कि जो प्रॉब्लम है कहाँ तक बढ़ गई है और कई बार रूट कनाल करने से भी बचा जा सकता है। कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो फिलिंग और रूट कनाल के बीच के हैं ताकि जो फिलिंग से ज़्यादा और रूट कनाल से कम, ताकि उस दांत को बचाया जा सके। लेकिन अगर हमने ये डिसाइड कर लिया है कि रूट कनाल होना है उस दांत का, तो पेशेंट को इंजेक्शन दिया जाता है क्योंकि पेशेंट को बिल्कुल पता ना लगे, क्योंकि जब हम उस पे अंदर उसकी जो नसें या नर्व्स हैं उसको निकालते हैं तो थोड़ा सा दर्द होने की आशंका रहती है। तो इससे पहले इंजेक्शन देते हैं, उसके बाद रूट कनाल के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो जो अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि रूट के अंदर जो नसें हैं और दांत के बीच का जो हिस्सा है जो जिसे हम पल्प कहते हैं, वो सारे हिस्से की जो टिश्यूज़ हैं
और नसें हैं, उन सबको हम निकाल देते हैं। तो उसके आर्मामेंटेरियम है, उसका छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो आजकल हैंड से भी कर सकते हैं और मशीनी भी आ गए हैं। क्या इसमें पल्प सड़ चुका होता है जिसको हम निकाल देते हैं? नहीं, सड़ तो नहीं हुआ था, जो पल्प है वो इन्फेक्टेड होता है, इंजर्ड हो जाता है, इन्फ्लेम्ड। देखिए कभी कहीं भी अगर हमारे किसी टिश्यू में अगर चोट लगती है तो आपने देखा वो सूज जाता है, और या कहीं भी उसमें कोई मवाद निकलता है, तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि उसमें इन्फ्लेमेशन है या स्वीयर इन्फेक्शन है। कई बार आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चों में अगर कीड़ा लगा है तो कीड़ा लगने के बाद बहुत बड़ा फोड़ा बन गया है, एब्सेस बन गई है और जबड़ा पूरा सूज गया है, तो ये कुछ एक लक्षण है। जबकि वो जो इन्फेक्टेड दांत है, वो दांत है जिसमें दांत जो खराब है उसकी इन्फेक्शन जो है वो बढ़ गई है, और जो दांत जबड़े के आसपास टिश्यूज हैं और जबड़े के अंदर जो है वो फैल गई है, स्वेलिंग हो गई है, स्वेलिंग हो गई बाहर तक दिखती है। बाहर तक दिखती है। और कई बार तो ये बहुत ही सीरियस बात हो सकती है, उसमें पेशेंट को इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं कि कई बार जो मुंह से दवा खाते हैं वो ज़्यादा असर नहीं करती, और कई बार उसके बियॉन्ड भी कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पेशेंट को भर्ती भी करना पड़ सकता है। और अगर ये जो इन्फेक्शन है ज्यों की त्यों बनी रहती है और इसको निगलेक्ट करते हैं तो कई बार और भी जो जबड़े का ओस्टियोमाइलाइटिस और कुछ ऐसी जो सीरियस बीमारियां हो सकती हैं। जी डॉक्टर शर्मा प्लीज ये बताइए कितना लंबा प्रोसीजर है, कितना टाइम लगता है रूट कैनालिंग प्रोसीजर में? देखिए, अब रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है बहुत ही एडवांस्ड ट्रीटमेंट जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है दांत बचाने का, जबकि ये एक लास्ट स्टेज रहती है, दांत जब सड़न जो है रूट्स तक गया हुआ है। तो आजकल ट्रीटमेंट इतना एडवांस्ड है कि हम अगर तो इन्फेक्शन एक्यूट है तो हम सिंगल सिटिंग में भी रूट कैनाल ख़त्म कर देते हैं। बट अगर इन्फेक्शन क्रॉनिक है, मतलब वो काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग है, काफ़ी टाइम से पेशेंट को प्रॉब्लम आ रही है और वो निगलेक्ट करता आ रहा है दवाइयाँ खा के या बिना डेंटिस्ट को दिखाए, खुद ही कई बार आजकल एक वो है कि केमिस्ट से दवाई ले लेते हैं तो वो दर्द को दबा देते हैं और उसके बाद ऐसे ही चलता रहता है। तो उस केस में अगर क्रॉनिक इन्फेक्शन हो, पस ज़्यादा हो, तो फिर उसमें कुछ दवाइयाँ डाली जाती हैं, 2-3 बार ड्रेसिंग की जाती है और फिर फिलिंग की जाती है रूट कैनाल की। और पूरे इस प्रोसीजर में फिलिंग वगैरह करने में कितने घंटे या कितने देर का प्रोसीजर है ये? देखिए, ये ऐसा कुछ घंटों का प्रोसीजर नहीं होता। अगर तो जैसे क्रॉनिक इन्फेक्शन है 3-4 सिटिंग्स चाहिए होती हैं, तो मैक्सिमम शुरुआती जो सिटिंग होती है वो लगभग 15 मिनट से आधे घंटे की होती है। उसके बाद जो ड्रेसिंग्स दी जाती हैं वो 10 से 15 मिनट होती हैं मैक्सिमम, और जो फिलिंग है वो भी इतना ही टाइम लेती है। तो इतना लंबा कोई प्रोसीजर नहीं होता कि पेशेंट को डरने की ज़रूरत है कि कोई बहुत बड़ी कोई हम सर्जरी कर रहे हैं। कई बार मिसकंसेप्शंस हैं पेशेंट को कि भाई रूट्स को पता नहीं क्या करेंगे या गम्स को काटेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसीजर है। इसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है? जी नहीं, कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। इससे दांत बल्कि बच जाता है हमेशा के लिए, और लाइफ भी दांत की काफ़ी अच्छी रहती है। जी डॉक्टर वर्मा प्लीज़ ये बताइए कि प्रोसीजर के पहले क्या कोई प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है इस ट्रीटमेंट के पहले आने के बाद? नहीं, कोई ये वॉक इन प्रोसीजर है, रूटीन प्रोसीजर है, इसमें ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई प्रिकॉशन नहीं है। जैसे आप कोई भी फिलिंग कराने या कोई भी आप रूटीन डेंटल ट्रीटमेंट कराने जाते हैं वैसे ही रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो सकता है। और अक्सर ऐसी दशा में जब पेशेंट को बहुत ही ज़बरदस्त पेन हो रहा होता है और रूट कैनाल करने के बाद बिल्कुल चैन आ जाता है, और जो 10 मिनट पहले पेशेंट चिल्ला रहा होता है या बहुत ज़्यादा करा रहा होता है, वो एकदम पेन बिल्कुल गायब हो जाती है, बिल्कुल गायब हो जाती है, क्योंकि हम दांत को जो है वो एक किस्म का नॉन वाइटल कर देते हैं। यानी दांत की जो वाइटलिटी अंदर जो नसों की वजह से दर्द हो रहा था, जब उसको निकाल देते हैं तो जैसे कहते हैं ना बजेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा बांस। तो जब नसें नहीं रहेंगी तो जाहिर है कि दर्द भी नहीं रहेगा। Does that make the teeth dead? क्योंकि इसमें नहीं, ये भी एक बहुत ही ऐसी धारणा है कि वो डेड हो गया दांत। नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया कि देखिए दांत का जो बाहर का हिस्सा है वो लिविंग है, और दांत के जो बीच का हिस्सा है उसी को ही हम उसी में से नसें निकालते हैं। तो दांत वही बाहर से वैसे का वैसा लिविंग रहता है, पर सिर्फ उसमें दर्द होने की जो क्षमता थी या दर्द होने की जो आशंका थी बीमारी की वजह से वो नहीं रहती। तो एक किस्म का सोने पे सुहागे वाली बात हो गई कि दांत भी रहा, दांत भी बचा रहा और दर्द भी नहीं हुई। तो ये किस्म
ये जो दांत बचाने का बहुत ही बढ़िया और सुंदर उपाय तरीका है। जी जी जी। और डॉक्टर शर्मा, क्या इसके ट्रीटमेंट के बाद भी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि दर्द गायब हो जाता है पेशेंट का, तो वो उसको दर्द से रिलीफ मिला अपनी प्रॉब्लम की वजह से, पर क्या ट्रीटमेंट के बाद भी दर्द रहता है उसके दांतों में कुछ टाइम? देखिए, जब ट्रीटमेंट ख़त्म होता है, जैसा मैंने बताया कि अगर तो बहुत क्रॉनिक इन्फेक्शन है तो हम साथ में एंटीबायोटिक्स कुछ देते हैं जी। तो हल्का फुल्का थोड़ा सा पेन रह सकता है। हम ज़्यादातर पेशेंट को बोलते हैं कि 1 हफ्ते तक उस तरफ से थोड़ा अवॉइड करें ज़्यादा प्रेशर देना जी। बट उसके बाद बिल्कुल जैसे हमारे बाकी दांत हैं वो दांत वैसे ही काम करता है। नॉर्मल खाएं, उससे जो मर्जी आप चबाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जी। डॉक्टर वर्मा, व्हाट इज़ द आफ्टर केयर? एक बार ऑपरेशन करवा लिया, उसके बाद क्या पेशेंट कैसे ख्याल रखेगा अपने दांत का? हाँ, देखिए, ये एक हिस्सा है जो अक्सर पेशेंट भी भूल जाते हैं या नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि एक बार दर्द खत्म हो गया तो आदमी सब भूल जाता है। जी। देखिए, रूट कनाल कराने के बाद सबसे पहले तो हमें उस दांत में फिलिंग भी करानी होती है। जी। जो हम नहीं सोचते, हम सोचते रूट कनाल हो गया अब सब कुछ खत्म हो गया। जी। तो रूट कनाल का जो एंड है वो है फिलिंग। रूट कनाल के बाद फिलिंग होगी, और फिलिंग के बाद कई बार ऐसा देखने में आता है, खासकर पीछे के दांतों में, कि रूट कनाल करने के बाद जो दांत हैं वो थोड़े ब्रिटल हो जाते हैं। जी। यानी उससे अगर हम कुछ महीने या कुछ देर के बाद वो दांतों से कुछ अगर हम कोई सख्त चीज चबाते हैं तो दांत को स्प्लिट होने की या दांत को टूटने की काफी आशंका रहती है। जी। तो ऐसी अवस्था में हम उसके ऊपर फिर एक क्राउन लगाते हैं, एक कैप या लगाते हैं, ताकि दांत वैसे का वैसा बना भी रहे और उसमें दोबारा से कीड़ा ना लगे। तो एक किस्म की प्रोटेक्शन भी है, और दूसरा दांत देखने में भी ठीक लगे, क्योंकि क्राउन लगाने के बाद जैसा दांत शुरू में था वैसे का वैसा ही मैं आपसे यही अगला सवाल पूछने वाली थी कि आफ्टर द ट्रीटमेंट दांत कैसा दिखता है? हाँ, वो बिल्कुल इनफैक्ट पता ही नहीं लगता कि इस दांत में, ये दांत जो है ये इसमें सड़न थी और ये खोखला था। वो बिल्कुल एक नेचुरल दांत की तरह दिखता है। और ये जो कैप है उससे, जैसा मैंने अभी बताया, कि प्रोटेक्शन भी रहती है, दांत टूटता भी नहीं है और दांत भली भांति काम भी करता है, देखने में भी ठीक लगता है। तो एक किस्म का एक ऐसी ये बिल्कुल बेजोड़ जो तरीका है दांत की रूट कनाल के बाद उसको बचाने का, उसको रिहैबिलिटेट करने का, तो ये बहुत ही अहम चीज़ है जो पेशेंट कई बार भूल जाता है, या कई बार डेंटिस्ट भी बिजीनेस की वजह से कई बार सजेस्ट नहीं करते। बट अक्सर खासकर पीछे के दांतों में इसके बाद कैप भी लगवानी चाहिए, क्योंकि दांत टूटने की काफ़ी आशंका रहती है। जी। डॉक्टर साहब, ये जो कैप है ये किस चीज़ का बना हुआ होता है? देखिए, ये ज़्यादातर आजकल लोग प्रेफर सिरेमिक कैप्स करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ये कॉस्मेटिक कैप्स होते हैं जी। दांतों के रंग जैसे होते हैं, और जैसा ये है कि अभी ट्रीटमेंट के बाद पता ही नहीं चलता कि ये नकली चीज़ भी कोई लगी हुई है। विदिन जैसे ही लगा 2-3 दिन के बाद ही पेशेंट उससे ऐसा यूज टू हो जाता है कि वो उससे नॉर्मल खाना जो भी है खा सकता है। जी। तो ज़्यादातर सिरेमिक या हम पोर्सलिन बोलते हैं उसको, वो कैप्स लगाए जाते हैं। जी। पर इन कैप्स को फिर तो बनाने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता होगा? हाँ, ये मेरे पास कुछ मॉडल्स मैं लाया हूँ, जी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे ये दांत था जिसका रूट कनाल हुआ, और रूट कनाल के बाद फिर इसको प्रिपेयर किया गया जी। और इसके ऊपर फिर ये हमने क्राउन लगा दी। हाँ, ये कैप लगा दी। अगर आप इस कैप को देखें तो ये बिल्कुल एक नेचुरल दांत की तरह जी, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, और इसको हम इसके ऊपर फिर सीमेंट कर देते हैं, और ये बिल्कुल जैसे भली भांति जो बाकी के दांत हैं उसी तरह से असर करता है, उसी तरह से काम करता है। इसी तरह से जब हम मल्टीपल दांतों में रूट कनाल करते हैं और कहीं दांत अगर मिसिंग भी है तो उसमें वो जो हम क्राउन के साथ जो मिसिंग दांत भी लगा देते हैं, और जिसे हम कहते हैं ब्रिज, अब इसको भी सीमेंट कर देते हैं, और इसके बाद ये भी जो रोगी है, ये जो पेशेंट है, उसको बिल्कुल पता ही नहीं लगता कि दांत कभी खोया भी था या कभी दांत में कुछ प्रॉब्लम भी आई थी कि वो क्राउन भी लगा दिए और साथ में जो मिसिंग दांत है वो भी जोड़ दिया। तो ये भी बहुत ही प्रचलित क्रिया है आजकल हमारे देश में। अक्सर जो लोग हैं ये ऐसी क्रिया से इसको ऐसी ट्रीटमेंट कराते हैं। तो इसी तरह से ये पीछे के भी दांत हो सकते हैं, आगे के भी दांत हो सकते हैं, और ये करने के बाद अक्सर जो है दांत 8-10 साल तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जो एवरेज लाइफ हम
इसकी क्राउन की कहते हैं वो 8 से 10 साल कहते हैं, बट कई बार ये उससे ज़्यादा भी 15-20 साल भी चल सकता है। जी जी। ऐसा भी कुछ है कि क्या प्रिकॉशन में खाया जाए या लिया जाए जिसकी वजह से क्या आपको नुकसान ना हो? को नुकसान बहुत ज़्यादा, अगर कोई हार्ड चीज़ हो तो उससे नुकसान हो सकता है। हार्ड चीज़ का मतलब अगर आप कहें कि भाई मैं गन्ना खाऊंगा या गन्ना खाऊंगी इससे, तो वो ज़्यादातर हम बोलते हैं कि अवॉइड किया जाए। और ज़्यादा स्टिकी चीज़ें जैसे च्युइंगम्स होती हैं, एक्लेयर्स होती हैं, उससे चांसेस होता है जो सीमेंटेशन होती है अंदर, कई बार होता है वंस इन लाइक 100 केसेस, उसका निकलने का डर रहता है, बट उसमें कोई घबराने की बात नहीं होती, वो फिर से रीफिक्स कर दिया जाता है। बट जनरली नॉर्मल दांतों के लिए भी स्टिकी चीज़ें और ये सब जो होती हैं वो अवॉइड करनी चाहिए। तो वही दांतों में कैविटीज़ पैदा करती ये शुगर प्रोड्यूस करती हैं। जी डॉक्टर साहब, जो अभी आपने क्राउन्स के बारे में हमें बताया, जी इनके अंदर जो मेटल लगा है आपने बताया, जी जी, तो इज दिस द ओनली वे ऑफ अ क्राउन? क्या इस मेटल से आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाती है? हाँ, ये आपने बहुत ही अहम सवाल किया है, क्योंकि जो पुराने टाइम में मेटल्स आते थे उसमें निकल होता था और बेरिलियम होता था। ये दोनों जो हैं ये हानिकारक है सेहत के लिए। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा, लड़कियों को जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी से एलर्जी हो जाती है तो उसमें निकल होता है। तो उसी तरह से इन मेटल्स में भी निकल होता था। तो अभी जो मॉडर्न अलॉयज हैं उनमें निकल फ्री और बेरिलियम फ्री अलॉयज आई हैं। और आज तो इतनी तरक्की हो गई है कि हम मेटल फ्री क्राउन्स भी बनाने लगे हैं, क्योंकि जो अंदर का जो शेल है, जो मेटल वाला हिस्सा है, वो आजकल जर्कोनिया से बनाते हैं, जर्कोनियम से। और जर्कोनिया इतना हार्ड है कि उसको हम मिल करने के लिए हमें कंप्यूटर एडेड मिलिंग होती है, यानी कंप्यूटर के द्वारा हम उसको, मशीनों के द्वारा, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के साथ हम उसको मिल करते हैं और शेल जो है जर्कोनिया का बनाते हैं। उसके ऊपर जो लेयरिंग है वो हम रेगुलर पोर्सलिन की करते हैं, जैसे इन क्राउन्स में होता है। तो वो एक स्टेप और भी बढ़िया है और उसमें कोई मेटल नहीं होता और वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। इनफैक्ट इससे जो है वो एक स्टेप हायर है जी। तो ये मेटल नॉर्मली जो अक्सर मेटल्स होती हैं, बहुत ही रेयर केस होता है कि कहीं किसी को उस मेटल के अंदर जो एलॉइंग एलिमेंट्स हैं उससे कोई एलर्जी रहे। अदरवाइज बैरिंग एलर्जी और कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस मेटल से। जी जी डॉक्टर शर्मा, आपने जैसे बताया था कि आफ्टर द प्रोसीजर, आफ्टर द ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक खानी पड़ती है। उसके अलावा भी क्या कोई इस पे ऑइंटमेंट लगानी पड़ती है? कोई स्पेशल केयर है दांतों की? नहीं, कोई ऑइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। बेसिकली ये इन्फेक्शन जो है रूट्स में है। रूट्स का मतलब ये होता है कि रूट्स के नीचे बोन रहता है जी। तो जब पस बोन में हो जाती है तो बोन क्या होता है, इरोड हो जाता है जी। तो वो बोन जो है वो धीरे धीरे अपने आप ही बनता है, तो इसमें कोई ऑइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। और जो आपने जैसा बोला केयर है, वो सबसे बड़ा केयर ब्रशिंग होती है जी। हमारे हाथ में ही सबसे बड़ी मेडिसिन है जी। अगर हम सुबह और रात में सोते हुए अच्छी तरह ब्रशिंग कर लें और प्रॉपर तरीके से कर लें जी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और कोई भी चीज़ खाएं तो उसके बाद कुल्ला अवश्य करें, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये सबसे बड़ी मेडिसिन ही वो है जी। और डॉक्टर साहब, अगर कोई व्यक्ति रूट कनाल न कराना चाहे जी, तो क्या इलाज है उसका? देखिए, ना कराना चाहे तो वो तो दो कारण हो सकते हैं कि या तो उसमें रूट कनाल नहीं हो सकता जी, या हो सकता है पर वो कराना ना चाहे जी। अगर नहीं हो सकता तो वास्तव में वो दांत निकालना पड़ेगा जी। बट अगर रूट कनाल नहीं कराना चाहता है, उसके पास समय का अभाव है, पैसे का अभाव है, या साधन नहीं है, जैसे देहात में आपने देखा होगा डॉक्टर अवेलेबल नहीं है या हाई टेक्नोलॉजी या डॉक्टर बहुत दूर है, तो ऐसी अवस्था में एक ही रास्ता है कि उस दांत को निकाल दिया जाए। बट दांत निकालने के बाद भी और सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। जो आसपास के दांत हैं, जहाँ से दांत निकला हुआ है उसको वो घेरने की कोशिश करते हैं। ऊपर का दांत, जहाँ से दांत निकला हुआ उसके जो ऊपर का दांत है वो नीचे आने की कोशिश करता है। तो उससे कई बार ऐसा होता है कि एक छोटी सी जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उससे सारे दांतों में जो है उसको अफेक्ट कर सकती है। दांतों में गैप आ सकता है, फिर उसमें खाना फंसने लगता है, फिर उससे मसूड़ों के रोग हो सकते हैं। तो आप देखिए कि छोटी सी प्रॉब्लम वो एक भयंकर जो है समस्या बन सकती है। क्या उसका इन्फेक्शन फैल भी सकता है आसपास? नहीं, इन्फेक्शन नहीं फैल सकता। ये भी एक धारणा है
कि जी अगर एक दांत में कीड़ा लगा तो दूसरे के दांतों में कीड़ा अगल बगल में भी लग ऐसा ऐसा नहीं होता। अगर उस दांत में कीड़ा इस वजह से लगा कि उसमें खाना फंस रहा है और उससे डिके हुआ है, तो जाहिर है कि जिस दांत में खाना फंस रहा है तो उसके साथ वाले दांत में भी खाना फंस रहा है, क्योंकि दोनों दांत आमने सामने हैं, तो उसमें भी कीड़ा लगने की आशंका रहती है। अदरवाइज कि अगर राइट के दांत में कीड़ा लगा है और आदमी कहे उस वजह से उसको लेफ्ट के दांत में कीड़ा लग जाए, कि ऐसा संभव नहीं। जी जी जी, ठीक है। और डॉक्टर शर्मा ये बताइए कि इसके अलावा जो है और दांतों की क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कि कई लोगों के गम्स, मसूड़े में प्रॉब्लम होती है, उससे भी क्या दांत में प्रॉब्लम आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। देखिए, अगर ब्रशिंग ठीक ठाक ना की जाए तो मसूड़ों में या जो दांतों पे एक प्लाक बोलते हैं वो जम जाता है, जो अगर सफाई ढंग से ना हो तो हम उसको कैलकुलस बोलते हैं, वो बन जाता है, जिसके कारण एक गम डिजीज़ या गम्स में ज़्यादातर पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमारे मसूड़ों में से खून आता है। जी, ब्रश करते वक्त भी आता है, ब्लीडिंग करते हुए। तो वो बेसिकली ये रहता है कि ये जो टाटर रहता है इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज रहते हैं जी। तो इसके लिए पेशेंट ही दोषी होता है क्योंकि वो क्लीनिंग ढंग से नहीं कर पा रहा घर पे। तो जब ये गम डिजीज़ या कुछ भी ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट होता है वो नॉर्मल क्लीनिंग से वो सब ठीक हो जाता है जी। और अगर पेशेंट उसमें भी लेट कर दे तो जो खून निकलता है वो अंदर ही अंदर मसूड़ों में पस बनने लग जाती है, जिसको हम पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। तो उसके लिए भी ये स्केलिंग एंड पॉलिशिंग एक अनिवार्य प्रोसीजर है जी, उससे पेशेंट बिल्कुल ठीक हो सकता है। डॉक्टर वर्मा, डॉक्टर शर्मा, थैंक यू सो मच। आपने हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी दांतों की प्रॉब्लम्स के बारे में, दांतों के सड़न, उससे कैसे बचा जाए, होने के बाद क्या क्या प्रोसीजर हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट्स इन्वॉल्व हैं। आई एम श्योर व्यूअर्स बहुत ही बेनिफिटेड होंगे इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन से।